भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा मेरी छोटी बहन सरोज पांडे जी, मोर्चा की राष्ट्रीय प्रभारी मेरी बड़ी बहन आदरणीय अमृता सिन्हा जी, सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय प्रभारी मेरे स्नेही भाई महेंद्र पांडे जी, दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्षा बहन सुधा शर्मा जी, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम की सभी सम्मानित बहनें और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस सभागार में मेरी बहुत ही स्नेही और आदर की योग्य बहनें, थोड़े से भाई भी हैं। मैंने पूछा था जब बाहर भाइयों ने स्वागत किया तो मैंने कहा ये कार्यक्रम पुरुषों का है या महिलाओं का, तो बोले नहीं हमारा काम बाहर तक है। तो मुझे लगा कि शायद पत्नियों को लाने का, भाभियों को छोड़ने का काम, तो ड्राइवरी का काम आज पुरुष कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हम हॉल के बाहर हैं, हॉल के अंदर हम लोग आमंत्रित नहीं हैं। आज मेरे लिए व्यक्तिगत खुशी का मौका है कि महिला मोर्चा अपनी एक पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है। ये कार्यक्रम आज मेरे लिए बहुत महत्व का है क्योंकि ये एक पुस्तक नहीं छप रही जो आज छपी और समाप्त हो गई। एक सतत प्रकाशन की प्रक्रिया आज शुरू हो रही है। सरोज जी अभिनव प्रयोगों के लिए जानी जाती हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद उन्होंने इस धारणा को सार्थक कर दिया, हम सबको चौंका कर कि उन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया। गोवा में उन्होंने मुझसे बात की कि एक पत्रिका प्रारंभ कर रहे हैं जिसका शीर्षक है हमारी बहन। कितना सादा, कितना सरल। लोग बड़े क्लिष्ट और कठिन शीर्षक ढूंढते हैं पत्रिकाओं के लिए, लेकिन उन्होंने इतना सादा शब्द लिखकर एक संदेश दे दिया कि संगठन शास्त्र का मूल सिद्धांत है मैं नहीं हम, और इसीलिए उन्होंने शीर्षक रखा हमारी बहनें। जब उन्होंने मुझसे कहा कि एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ कर रहे हैं तो मैंने सहज भाव से कहा कि अगर मोर्चे की अध्यक्षा लेखिका हो और मोर्चे की प्रभारी उससे भी बड़ी लेखिका हो तो पत्रिका का प्रकाशन तो होना ही था। और इसीलिए जब बाकी मोर्चे अभी सोच रहे हैं, महिला मोर्चा ने उसको साकार स्वरूप दे दिया। महेंद्र जी इसके लिए हमको विशेष तौर पर अभिनंदित करेंगे, विशेष तौर पर बधाई देंगे। ये पहला अंक आज आपके हाथ में जाएगा। वास्तव में इस पत्रिका का एक बहुत महत्व आप लोगों के लिए होगा, क्योंकि ऐसी जानकारी इसमें केवल नहीं है कि हम यहाँ गए हमने ये किया, मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम हो गया, छत्तीसगढ़ में ये कार्यक्रम हो गया, गुजरात में ये कार्यक्रम हो गया। नहीं, जो उस महीने का प्रासंगिक राजनीतिक विषय होगा उस पर ही आपको संपादकीय पढ़ने को मिलेगा और उस पर आपको कोई ना कोई एक सटीक लेख पढ़ने को मिलेगा। मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए दो बड़े हथियार होते हैं, सही तथ्य और सबल तर्क। अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने के लिए, विरोधियों को परास्त करने के लिए, अपने समर्थकों में वृद्धि करने के लिए ये दो चीज़ों की जानकारी बहुत आवश्यक है कि जिस भी विषय पर हम बोल रहे हैं उस विषय के सही तथ्यों की जानकारी हमें हो और अपनी बात को पुष्ट करने के लिए सबल तर्क हमारे पास हो। इसलिए मैं सरोज जी से कहना चाहूँगी कि शीर्षक हमारी बहनें ज़रूर है, लेकिन उस महीने के राजनीति के प्रासंगिक विषय पर लेख इस पत्रिका में अवश्य होगा। ताकि हमारी बहनें जान सकें
कि कौन सी प्रमुख घटना इस महीने में घटी है और उस पर पार्टी की सोच क्या है। क्योंकि आज भी हम इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते कि महिलाएं जब टीवी खोलती हैं तो सीरियल्स देखने के लिए ज़्यादा खोलती हैं, और जब न्यूज़ या समाचार आते हैं तो उन्हें आटा गूंदना याद आ जाता है, रोटी बनानी याद आ जाती है, और कहती जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटा लें, वापस आकर के फिर सीरियल देख लेंगे। लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं से ये अपेक्षा की जाती है कि जब आप कहीं बैठे 4 लोगों के बीच में और आपका परिचय हो कि आप भाजपा की कार्यकर्त्री हैं, तो कोई भी किसी भी विषय पर अगर अपनी बात शुरू कर दे तो आप उसमें भागीदार हो सके उस चर्चा में, और अपनी बात को प्रभावी ढंग से कह सकें। मगर वो आप तभी कह सकेंगी जब आप उस विषय की जानकारी आपको होगी। और मैं एक और बता दूं, बड़े से बड़ा जटिल विषय भी अगर आता है तो कहीं ना कहीं उसकी छाया महिला पर जरूर पड़ती है। रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, महिला सोच सकती है मेरा इससे क्या लेना देना, लेकिन अर्थव्यवस्था की जर्जरता का सीधा प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। जब महंगाई आसमान छूती है तो सबसे पहले उसका शिकार महिला की रसोई होती है। जब भ्रष्टाचार पनपता है तो उसका बेटा बेरोजगार होकर के घर में बैठता है। जब देश में उद्योग धंधे बंद होते हैं तो उसके पति की कमाई पर असर पड़ता है। यहां तक कि जब पाकिस्तान हमारे शव काट कर ले जाता है, सर काट कर ले जाता है, तो किसी न किसी बहन का सुहाग उजड़ता है, किसी न किसी माँ की गोद सूनी होती है। यह उत्तराखंड में इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, अगर सबसे ज्यादा आंसू किसी के बह रहे हैं तो बहनों के बह रहे हैं। इसलिए कोई भी एक घटना किसी भी क्षेत्र की हो, देश की स्थानीय नीति से लेकर के और विदेश नीति तक, महिला उससे अछूती नहीं रह सकती। इसलिए हर विषय पर कहीं ना कहीं दूरगामी या तात्कालिक असर महिलाओं पर होता है। इसलिए उस विषय पर सही जानकारी देना यह इस पत्रिका का पहला काम होना चाहिए। अब इसी अंक में आप देखेंगे, शायद यहां बैठी हुई बहुत सी कार्यकर्त्रियों को यह नहीं पता कि देश में विधानसभा और संसद में 33% आरक्षण की मांग सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने की थी। मुझे याद है वो बड़ौदा का अधिवेशन, मृदुला जी यहाँ साक्षी हैं। आडवाणी जी ने कहा कि ये मांग हमारी पार्टी की ओर से होनी चाहिए। बहुत विचार विमर्श हुआ, बहुत विरोध हो रहा था, लेकिन उस विरोध का एक ऐसी काट आडवाणी जी ने निकाली। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम प्रस्ताव बनाओ, मैं चेयर से प्रस्ताव रखूंगा जिसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती, जिसको केवल पारित किया जाता। और बड़ौदा के उस अधिवेशन में 33% के आरक्षण की मांग पहली बार करने वाली हिंदुस्तान में जो पार्टी है उसका नाम भारतीय जनता पार्टी। इसी तरह से अपनी पार्टी में संगठन के स्तर पर 33% आरक्षण देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। राजनाथ जी पिछली बार अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझसे ये बात कही और कहा कि मैं आपकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना देता हूँ। मैंने कहा आप कमेटी बना दीजिए। बोले 3 महीने में रिपोर्ट दे दोगे? मैंने कहा नहीं, 1 महीने में रिपोर्ट दे देंगे। उन्होंने मेरी अध्यक्षता में कमेटी बनाई। सुमित्रा जी उसकी मेंबर थी, बाल आपटे उसके मेंबर थे। 1 महीने में हमने रिपोर्ट दी। लोगों को लगता था कि ये रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि कौन चाहेगा कि हम पर गाज गिरे और 27% हमारे में से 33% महिलाएं ले जाएं। हमने उसमें से रास्ता निकाला। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 80 सदस्य थे, हमने कहा इसको बढ़ाकर 120 कर दो, और 120 होते ही 33% में 40 बहनें आ जाएंगी और पुरुष 80 के 80 रह जाएंगे। उनका भी बढ़ जाएगा और हमारा भी बढ़ जाएगा, और ये पारित हो जाएगा प्रस्ताव। और जिसके प्रस्ताव के विरोध के बारे में जगह जगह चर्चा हो रही थी, इधर खुसर उधर भुसर, कानाफूसी हो रही थी, वो प्रस्ताव 2 मिनट में पारित हो गया।
क्योंकि पहले कम से कम 10% तो आती ही थी महिलाएं, वो भी पुरुषों को मिल गया, उनको पूरा मिल गया 80 और हमें 40 मिल गया। 120 में से 67 और 33 के आंकड़े में आज 13 बहनें राष्ट्रीय पदाधिकारी बनती हैं, 40 बहनें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आती हैं और इसी तरह नीचे तक की हर इकाई में 33% का आरक्षण बहनों को मिला। ये एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसने ये 33% का आरक्षण किया। अब इसमें आपको मिलेगा, आडवाणी जी के नाम से वो लेख है कि पहले बार आरक्षण मांगने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इस बार की समस्या माओवाद की बड़ी समस्या थी। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा नक्सली हमला हुआ था, उस पर अरुण जेटली जी का लेख है। इस बार के वर्ष को महिला सुरक्षा वर्ष घोषित किया जाए क्योंकि 2 बड़ी घटनाएं दामिनी और गुड़िया की हुई थी, उस पर संसद में मेरा भाषण है। तो जो बात मैंने कही है कि एक एक चीज, अब ये 3 चीजें आपको एक साथ एक अंक में मिलेंगी, जिसमें पार्टी संगठन की जानकारी मिलेगी जो आप में से बहुतों को नहीं पता, माओवाद पर हमारी क्या सोच है ये आपको पता चलेगा, महिला सुरक्षा के बारे में हम क्या संकल्प चाहते हैं ये आपको मिलेगा, और सरोज जी का संपादकीय तो है ही। इसी तरह से इस प्रक्रिया को हम लोग जारी रखेंगे। भाजपा शासित राज्यों में कौन कौन सी योजनाएं महिलाओं के बारे में चल रही हैं, बजाय एक साथ सारा सिलेबस पिला देने के एक एक योजना ले ली। इस बार लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश के लिए है, तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना छत्तीसगढ़ की है, ताकि आपको मालूम पड़े उसकी पूरी डिटेल, पूरा विस्तार, विस्तृत वर्णन। वरना एक साथ 50 काम हुए, वो 50 काम गिना दो, याद ही नहीं रहते। एक एक योजना आपको अलग अलग भाजपा शासित राज्यों की जो बहनों से संबंधित राज्य सरकारें चला रही हैं उनकी जानकारी मिलेगी। इसलिए अपने आप में ये बहुत भरी पूरी पत्रिका होगी। मैं कहना चाहूँगी कि एक पत्रक इसमें ऐसा निकालिए सरोज जी कि देश भर में जो महिला मोर्चा की सदस्याएं हैं वो अनिवार्य रूप से महिला मोर्चा की इस पत्रिका को खरीदें, अनिवार्य रूप से, ताकि देश की हर महिला मोर्चा के सदस्य के घर ये पत्रिका पहुंचे। और जब पत्रिका मेज पर पड़ी होगी तो केवल बहनें नहीं पढ़ेंगी, उस घर के पुरुष भी देखेंगे, बच्चे भी अलट पलट के देखेंगे, और जितना हम पत्रिका को रुचिकर बनाएंगे उतना ज़्यादा उसके पाठकों में वृद्धि होगी। अभी पहला अंक है, लेकिन जैसे सरोज जी कह रहे हैं कि कोई त्रुटि नहीं है उसमें, अच्छा बन पड़ा है, लेकिन अच्छे को बेहतर बनाने की प्रक्रिया तो सदा चलती है और उस प्रक्रिया में हम लगेंगे और इसको बेहतर से बेहतर बनाते जाएंगे। कल मुझसे किसी ने पूछा इसमें अब तक के अध्यक्ष, उनके नाम और चित्र थे, तो एक बहन हैरान हुई, तो उसने मुझसे कहा कि आप महिला मोर्चा के अध्यक्ष कभी नहीं रहेंगी? तो मैंने कहा नहीं। तो बोले क्या पदाधिकारी रहेंगी? मैंने कहा मृदुला जी से पूछिए मैं क्या रही। तो बोली क्या? तो मैंने कहा एक बार मृदुला जी ने मुझसे पूछा था कि आप कभी महिला मोर्चा के साथ सदस्य के रूप में नहीं जुड़ी रही, तो आप क्या हैं? मैंने कहा मैं महिला मोर्चा की बंधुआ मजदूर हूँ। तो मैं तो महिला मोर्चा की बंधुआ मजदूर हूँ और मैंने कहा कि ये मुझसे कोई छीन नहीं सकता से मैं महिला मोर्चा के साथ सदस्य के रूप में, पदाधिकारी के रूप में कभी ना जुड़े रहने के बावजूद भी जो अध्यक्ष आया उसने मुझे बंधुआ समझ के जहाँ बुलाया मैं पहुँच गई। इस बार भी यही हुआ। सरोज जी ने जब कहा तो उन्होंने कहा कि मैं इस पत्रिका को इतना महत्व देना चाहती हूँ कि बजाय कार्य समिति में इसका एक रस्मी विमोचन हो जाए, उसकी बजाय एक कार्यक्रम ही केवल इसके निमित्त करना चाहती हूँ, लेकिन चाहती हूँ आप आ जाओ। तो मैंने कहा सरोज मैं तुम्हें बता दूँ, मैं बाकी अध्यक्षाओं की बंधुआ मजदूर रही हूँ तो तुम्हारी भी बंधुआ मजदूर हूँ, ज़रूर पहुँच जाऊँगी 27 तारीख 11 बजे। तो ये बंधुआ मजदूर हाजिर है आपके सामने, आपकी अध्यक्षा के आदेश पर मैं इसका लोकार्पण करती हूँ और ये निरंतर ऊंचाइयों को छुए ये शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।